नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट को, लकवे के मरीज को किस तरह का खाना पीना देना चाहिए। क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारी सेहत पे पड़ता है, हमारी काम करने की क्षमता पे पड़ता है। तो अगर हम सही तरीके से खाना पीना रखते हैं एक लकवे के मरीज का, तो उस पेशेंट के अंदर हमें रिकवरी तेजी से देखने को मिलती है। मगर हमें पता तो हो कि हमने क्या खाना देना है और क्या नहीं देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमें किसी बीमारी के अंदर खाना पीना सेट करना है तो उस पहले बीमारी को समझना पड़ता है, क्योंकि जब हम बीमारी को समझना शुरू कर देते हैं तो इस बीमारी के हिसाब से हम खाना पीना वहाँ पर रख पाते हैं, पेशेंट को दे पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लकवे को समझने से कि लकवा आखिर में क्या बीमारी होती है, क्यों हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, क्यों हमारी आवाज़ बोलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्यों हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो उसको अगर हम समझ जाएंगे तो हम आपका उसके हिसाब से खाना पीना पेशेंट को दे पाएंगे। पैरालिसिस यानी लकवे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ब्रेन स्ट्रोक। अब ब्रेन स्ट्रोक क्या है, सवाल ही उठता है। जब कभी भी हमारे दिमाग के अंदर खून की थक्के की वजह से या नस फटने की वजह से दिमाग के हिस्से को नुकसान हो जाता है, तो दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे नुकसान हुआ है, वो जो काम करता था यानी हमारे हाथ पैर को चलाना, हमें आवाज़ देना, हमारी याददाश्त देना, वो काम करने की क्षमता दिमाग की चली जाती है, ब्रेन की चली जाती है। और जैसे हो जाती है तो हमारा वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, उसे लकवाग्रस्त कहा जाता है। तो दिक्कत हमारे हाथ पैर में दिख रही है कि हमारा हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बट दिक्कत एक्चुअली कहाँ है, हमारे दिमाग में है। इसी वजह से पैरालिसिस पेशेंट का ब्रेन का एमआरआई करवाया जाता है, जिससे पता लग सके कि किस हिस्से में किस तरह का नुकसान हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि दिमाग में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, और उसका जवाब हमें नेचर ने हमें दे रखा है। उसका जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो दिन याद करो जिस दिन आपको स्ट्रोक पड़ा था, आपको लकवा हुआ था, आपका हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं चलते थे क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा मर चुका था। और खासकर पहले 3 महीने के अंदर हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई, हमारे हाथ पैर में चलने की ताकत आने लगी, हमारे बोलने की ताकत आने लगी। अब सवाल उठता है कि जब वो दिमाग का वो हिस्सा मर गया था तो ये हमारी क्षमता कैसे आई। इसका जवाब होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे दिमाग की विकास करने की, दिमाग के अंदर हीलिंग की क्षमता होती है। आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हमारे शरीर पे कहीं पर भी चोट लगती है तो वो जख्म भर जाता है, ये जो भरने की क्षमता है इसे हम हीलिंग कहते हैं। इसी तरह से जब हमारे दिमाग को नुकसान होता है, जो वो अपने अंदर वो सुधार करता है, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम सभी होते हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर जो हमारा ब्रेन के सेल्स होते हैं वो निर्धारित होते हैं कि अगर मान लो कि वो 1 करोड़ है तो वो 1 करोड़ ही रहेंगे हमारे मरने तक। वो 1 करोड़ एक नहीं हो सकते क्योंकि वो आगे नए सेल्स को पैदा नहीं कर सकते। अब हमें पता है कि हमारे अंदर सुधार न्यूरोप्लास्टिसिटी से आता है, मगर न्यूरोप्लास्टिसिटी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ये पहले 6 महीने में ही काम करता है। यानी अगर आज आपको लकवा हुआ, अगले 6 महीने तक ये शरीर अपने आप करता रहेगा। तो इस 6 महीने में हम जो मर्जी मेडिसिन करवाएं, जो मर्जी फिजियोथेरेपी करवाएं, जो मर्जी एक्सरसाइज, जो मर्जी मंदिर, जो मर्जी गुरुद्वारे में जाए, हमें आराम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये शरीर कर रहा है। दिक्कत सबसे बड़ी तब आती है जब ये 6 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म ब्रेन के अंदर बंद हो जाता है। तो उसके बाद हम कुछ भी करते हैं, कोई भी फिजियोथेरेपी करवाएं, कोई भी मेडिसिन खाएं, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होती, और ये जो हमारे लकवा रह गया है वो सालों साल चलता रहता है और धीरे धीरे वो कंडीशन खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम किसी तरीके से इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन कर पाते हैं, स्टार्ट कर पाते हैं दोबारा से, तो हमारे हाथ पैर की काम करने की क्षमता वापस आनी शुरू हो जाती है, दोबारा से जो इंप्रूवमेंट है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो ये ज़रूरी हो गया कि हमें चाहिए न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं बनने वाला। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी हम कैसे शुरू कर सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करने का तरीका हमारा मेडिसिन से होता है। जब हम मेडिसिन देंगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन हो जाएगी, मगर न्यूरोप्लास्टिसिटी को चलने के लिए, होने के लिए भी कुछ सामान की ज़रूरत है। अब वो सामान क्या है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हमारा ब्रेन विकास कर रहा है, और हमारा ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है, मेनली वो बना हुआ है हमारा प्रोटीन का। अब अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, पेशेंट खाने के अंदर सही तरीके से खाना नहीं खा रहा, वो सिर्फ दलिया खिचड़ी खा रहा है कि मुझे दोबारा ना हो जाए, या किसी और वजह से कि घर वाले उसे खाना नहीं दे रहे, तो क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो घटना शुरू हो जाता है, वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। जब पूरा शरीर हमारा वीक हो रहा है तो हमारा ब्रेन भी वीक हो रहा होता है, तो इस टाइम में न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो हमने शरीर को ताकत देनी है, और ताकत खासकर किसको देनी है, हमने दिमाग को देनी है, ब्रेन को देनी है। तो खाने के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है प्रोटीन, कि पेशेंट को प्रोटीन ज़्यादा देना है। प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा होता है, प्रोटीन हर टाइप का प्रोटीन है, चाहे आप दालें दो, चाहे आप दूध दो, चाहे आप उसको एग्स दो, चाहे आप उसको फिश दो, प्रोटीन बॉडी में जाएगा तो प्रोटीन ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेन को हेल्प करेगा बनाने में, क्योंकि वो कच्चा मटीरियल है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके बिना न्यूरोप्लास्टिसिटी
नहीं हो सकती। तो प्रोटीन हमने डाइट में बढ़ाना है, यानी हमें दूध, मशरूम, दालें, फिश पेशेंट की बढ़ा देनी है जिससे उसकी बॉडी में प्रोटीन अवेलेबल हो। अब सिर्फ प्रोटीन से भी काम नहीं बनता। जैसे आप घर में चाय बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, चाय पत्ती भी लगेगी, दूध भी लगेगा, पानी भी लगेगा, गैस चूल्हा भी लगेगा और आप भी लगोगे। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तब जाके चाय बन पाएगी। इसी तरह से जब हम ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं बढ़ता। प्रोटीन मेन है, सबसे बड़ी चीज़ है, बट इसके साथ हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, वो है विटामिन। और खासकर कौन से विटामिन हमारी हेल्प करते हैं, वो है विटामिन B12 और विटामिन डी। अब विटामिन B12 और विटामिन डी, ये दोनों ही विटामिन वेजिटेरियन डाइट के अंदर बहुत कम होते हैं। अब वेजिटेरियन डाइट में कमी होने की वजह से अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो हम क्या देखते हैं कि उसमें जो रिकवरी है वो स्लो होती है। वहीं पर अगर एक नॉन वेजिटेरियन पेशेंट होता है वो तेज़ी से रिकवर करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब वो नॉन वेज खा रहा है तो उसकी बॉडी में प्रोटीन और विटामिन और सब कुछ जा रहा है, मिनरल सारे जा रहे हैं, तो जिससे उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो हमें ये दो चीज़ें समझ में आने लगी कि नॉन वेज डाइट पैरालिसिस के अंदर अच्छी होती है, खासकर फिश और एग्स। मगर अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नहीं खा सकते नॉनवेज, तो उसका भी तरीका होता है, वो है सप्लीमेंट के थ्रू। तो हमने क्या करना है, हम दालें ज़्यादा लेंगे, दूध ज़्यादा लेंगे, हम मशरूम ज़्यादा खाएंगे, हम लोबिया, अपनी मूंग की दाल अपने खाने में अंदर बढ़ाएंगे, और साथ में जो कमियां हैं इसके अंदर खाने के अंदर, वेजिटेरियन खाने के अंदर B12 की, विटामिन डी की, उसको हम बाहर से पूरा करेंगे सप्लीमेंट के थ्रू। तो जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं उनको हम विटामिन डी और विटामिन B12 बताते हैं कि ये आपने अपने डाइट में ऐड ऑन करना है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी ना हो, विटामिन डी की कमी ना हो। अब जो विटामिन B12 है, ये जो विटामिन है ये वाटर सॉल्युबल होता है। हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो भी हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, बॉडी इसको यूरिन के रास्ते बाहर कर देगी। मगर जो विटामिन डी होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल होने की वजह से अगर हम इसे ज़्यादा इंटेक कर लेंगे तो हमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो विटामिन डी लेने से पहले आपको विटामिन डी का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, जिससे हमारी बॉडी में इसकी ओवरलोडिंग ना हो, बॉडी में एक्स्ट्रा ना जाए। तो हम ये दोनों चीज़ें करेंगे, विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे, विटामिन डी के से जो अपने सप्लीमेंट से शुरू कर देंगे। किसके अंदर, एक वेजिटेरियन पेशेंट के अंदर, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन पेशेंट को ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपनी डाइट से इस चीज़ को पूरा कर लेता है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने एक पैरालिसिस पेशेंट की, लकवे के पेशेंट को डाइट के रास्ते हमने प्रोटीन भी दे दिया, हमने विटामिन डी भी दे दिया, हमने B12 भी दे दिया, मगर इसका शरीर को करना क्या है ये समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसको ब्रेन में ही यूज़ करना है ये समझाना भी ज़रूरी होता है। तो हमें ब्रेन को सही तरीके से स्टिमुलस देना पड़ता है, जो मेडिसिन से पॉसिबल हो पाता है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, डाइट, उसके बाद मेडिसिन। उसके बाद सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब ये होने लगता है, जब ब्रेन के अंदर विकास होने लगा, तो दिमाग का एक नया हिस्सा काम करना शुरू करता है, क्योंकि पुराना तो मर चुका है। अब जो दिमाग का नया हिस्सा इस काम करना सीख रहा है, उसको सिखाना भी पड़ेगा। जैसे हम छोटे होते हैं, जब हम चलना शुरू करते हैं तो हम जब चलेंगे तो ही तो चल पाते हैं। अगर आप बच्चे को गोदी में उठा के रखोगे, ज़मीन पर नहीं रखोगे, तो कभी चलना भी नहीं सीख पाता। इसी तरह से जब हम पैरालिसिस पेशेंट के अंदर इन दोनों चीज़ों को पूरा कर देते हैं, एक हमने डाइट पूरी कर दी, उसके बाद हमने पेशेंट को स्टिमुलस दे दिया, ब्रेन को स्टिमुलस दे दिया मेडिसिन के रास्ते। अब तीसरा स्टेप होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के अंदर हमने इस चीज़ को समझना है कि ब्रेन सब कुछ नहीं सीख सकता। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक काम में बहुत अच्छे होते हैं, जो काम हम रोज़ रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं, हम उसमें अच्छे होते चले जाते हैं, हम बाकी कामों को नहीं कर पाते। अगर आप बैंक में नोट गिनते हैं तो आप नोट गिनने में अच्छे होंगे, मगर अगर आपसे कोई और काम करवाया जाएगा आप उसमें अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हम खेती करते हैं, रोज़ खेती करते हैं, तो हमें खेती में बहुत अच्छे होते चले जाते हैं, मगर हम अकाउंट्स में ख़राब होते हैं। तो हमें पता है कि ब्रेन को एक ही काम को बार बार करने से हम डेवलप कर सकते हैं, उसको विकास करवा सकते हैं। तो एक पैरालिसिस पेशेंट में पैरों से हमें क्या चाहिए, चलना, तो हम पेशेंट को मैक्सिमम चलाएंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, जो चीज़ आपने पेशेंट को ठीक होने के बाद करवानी है, आप चाहते हो कि पेशेंट ठीक होने के बाद चले, तो उसको अभी से चलाना शुरू करो। हो सकता है पेशेंट के पैर को आपको धकेलना पड़ेगा, उसको उठा के आगे रखना पड़ेगा, मगर यही तरीका है पेशेंट को चलाने का। क्योंकि अक्सर पेशेंट गलती क्या करता है कि वो फिजियोथेरेपी करवा रहा होता है, और फिजियोथेरेपिस्ट अक्सर पेशेंट को लिटा कर बिठा कर एक्सरसाइज करवाते हैं। तो जब हम लेट के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या दिक्कत होती है कि हम एक ही मांसपेशियों को हिला पाते हैं, या तो हम कमर की चला पाएंगे या पैर की चला पाएंगे। मगर जब हमें चलना होता है तो हमें अपनी कमर की मांसपेशियों से अपना बैलेंस बनाना होता है, अपने हिप जॉइंट से अपनी मसल्स को मूव करते हुए पैर को आगे की तरफ बढ़ाना होता है। तो सारी की सारी मांसपेशियां आपस में मिलकर काम करती हैं।
मगर जब हम फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं तो एक टाइम में एक ही मसल्स को हम मूव करना सीख रहे होते हैं, उन्हीं को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। तो क्या होता है, पेशेंट फिजियोथेरेपी में तो अच्छा होना शुरू कर देता है, बट जब पेशेंट को कहा जाता है कि अब आप अच्छे हो गए हो, अब आप चल के दिखाओ, तो वो चल नहीं पाता। हमें सारी के सारी मसल्स को एक साथ हमने स्ट्रेंथन अप करना होता है, अलग अलग नहीं करना होता। पेशेंट को हमें एक एक्सरसाइज करवानी है, वो है चलाना। क्योंकि जब हम पेशेंट को चला रहे हैं, चाहे हम उन्हें घसीट के चला रहे हैं, उसे पैर को घसीटना पड़ रहा है, पैर उठा नहीं पा रहा है, हम उसे धकेल रहे हैं, तो वो अपना वजन संभाल रहा है। वजन कौन संभाल रहा है? कमर की मांसपेशियां संभाल रही है। वो ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, तो वो सीख रहा है ना। अब पैर आगे बढ़ाने के लिए कौन सी मांसपेशी को पहले हिलाना है, कौन सी को बाद में हिलाना है, दोनों के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस होगा, वो भी दिमाग सीखना शुरू कर देता है। तो एक एक्सरसाइज करनी है, वो है चलने वाली। कुछ और मत करो, सिर्फ चलो। जितना आप चलोगे उतनी तेजी से आप रिकवरी अपने अंदर देखना शुरू कर दोगे। तो सब चीज़ों की ज़रूरत है, खाने पीने से लेकर सही तरीके से एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एक पैरालिसिस पेशेंट को जो डाइट होती है वो पहलवानों वाली होती है। खाने के अंदर दूध, अंडे, दालें बहुत बढ़ा दी जाती हैं, जिससे उसके पेशेंट की बॉडी में सही तरीके से कच्चा माल, रॉ मटेरियल न्यूरोप्लास्टिक करने का जाए। उसके बाद ब्रेन उसके अंदर काम करना शुरू करता है और पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को मिल जाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पेशेंट की सी वीडियोस देखिए कि किस तरह से साइंस संजीवनी की हेल्प से, सही तरह की डाइट, सही तरह की एक्सरसाइज से हम किस तरह से किसी पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू दमन और आज हमारे साथ पैरालिसिस के पेशेंट हैं प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण शर्मा जी करनाल में रहते हैं और इनको लास्ट मंथ 13 तारीख को पैरालिसिस हुआ था, जिसके अंदर इनकी लेफ्ट लेग के अंदर जो मूवमेंट थी वो कम्प्लीटली चली गई थी। प्रवीण जी की मेरे ख्याल से फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आते हैं तो उनको वहाँ से रेफरेंस मिली और ये आए हमारे पास, और विद इन 2-3 डेज़ ये जो नॉर्मल वॉक इनकी स्टार्ट हो गई। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि हम चलते हैं प्रवीण जी के पास और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो प्रवीण जी, आपको ये हुआ कब था? मुझे नवंबर 14 को 13 नवंबर को हुआ था। और क्या कंडीशन थी उस दिन? -0 कंडीशन थी। -0 कंडीशन जैसे ना -0 हो जाता है ना, टेम्परेचर हो जाता है। हाँ। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं उसको माइनस, इससे नीचे कोई फिगर नहीं थी कि मैं दे नहीं पा रहा था। चल पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। हाथ ठीक थे? हाँ ठीक थे। हाँ जी, वीकनेस ठीक था। बोलना ठीक था जी। बोलना ठीक था। तो आपको यहाँ का एड्रेस किसने बताया था साइंस संजीवनी का? पहले तो ये बताओ। देखो, साइंस संजीवनी का एड्रेस मुझे मेरे घर से मिला। मेरे छोटे भाई की वाइफ को पैरालाइज हुआ पिछले 2-3 साल पहले। अच्छा। उस समय वो बिल्कुल बेड पे थी, हम स्ट्रेचर पे लेकर आए थे। अच्छा। पर आज वो अपने आप चल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं। एक ही फैमिली में दूसरा पर्सन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप मेरे पास कब आए थे? मैं आपके पास 15 में। और ठीक कितने टाइम में हो गए? 17 में। मैं 2 दिन, मतलब 17 को मैं वॉक करता था अकेला, जैसे जबकि मैं पहले बाथरूम लैट्रिन के लिए मुझे सहारा चाहिए था, बच्चों के साथ चल जाता था। पर 17 से मैं शाम को इवनिंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे जाता था खुद से। अच्छा जी। और आज की डेट में क्या कंडीशन है 1 महीने बाद? 99.9% ओके। और तो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट्स होते हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैंने तो एड्रेस दिया। एक होता है एडवाइस देना, एक होता है एड्रेस देना। मैंने तो एड्रेस दिया कि आप यहाँ जाओ। एडवाइस तो है कि आपकी मर्जी, आप जाओ या ना जाओ, वो होती है एडवाइस। एक होता है एड्रेस, भाई यहाँ आपको कंफर्म जाना है। अच्छा, तो अब चलने में कोई दिक्कत नहीं? चलने में कोई दिक्कत नहीं। सारी चीज़ें खत्म हो गई 100% प्योर? 100%। चलिए ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा साइंस इंजीनियरिंग का? बहुत बढ़िया रहा। अगर इसको परसेंटेज में काउंट करें 100% रहा। और मैं तो अगर इस इंटरव्यू को अगर कोई देखता है ना जी, तो मैं उसे ये बोलूँगा कि विश्वास नहीं, आँख बंद करें, अंधविश्वास करके चलिए आप। एक होता विश्वास करना, एक होता फेथ, एक होता ब्लाइंड फेथ। मैं तो ब्लाइंड फेथ कहता हूँ कि ब्लाइंड फेथ करना चाहिए। मैंने ब्लाइंड फेथ किया और आज आप सबके सामने हूँ। और शायद ये इसे जादू कह सकते हैं हम। इस एक्सपीरियंस को अगर हम सेकंड नाम देना चाहिए तो जादू है। जादू नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी स्टार्ट किया था हमने ट्रीटमेंट, क्योंकि एक ही दिन हुआ था। हाँ जी। इस वजह से रिकवरी उतनी मैंने इतनी रिकवरी जो मैंने फील की है साइंस संजीवनी में आके, इतनी रिकवरी मैंने कभी किसी से सुनी नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में जाके और उन्होंने कहा आप वहाँ चले जाओ, उस ट्रीटमेंट में आपको होगा। ऐसा तो मैंने सुना नहीं है, पर यहाँ देखा है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर कभी भी ऐसा कोई दिक्कत होती है तो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जितनी जल्दी हम सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतनी ही फास्ट हमें रिकवरी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि लेट केसेस में नहीं देखने को मिलती। अगर पेशेंट अपनी मेहनत करने को तैयार है, विल पावर रखता है और ये माइंड में डाल लेता है ना, मेरा मानना ये है कि कोई चीज़ तब खत्म होती है जब हम उसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट भी होते हैं और इसमें ना जब तक आपके पास खुद की इच्छा ना हो ठीक होने की, हाँ जी, हाँ जी, कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं करता। वही। तो आपने खुद देखा कि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर रिकवरी होती है और फर्स्ट मंथ में ही शुरू होती है। अब सवाल ये उठता है कि साइंस इंजीनियरिंग ऐसा कैसे कर पाता है? इसका जवाब भी न्यूरोप्लास्टिसिटी में ही छुपा है। जब हम एक ही टाइप के पेशेंट बार बार देखते हैं तो उनके शरीर को हम बहुत अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देते हैं, उस बीमारी को समझना शुरू कर देते हैं। जब हम उस बीमारी को समझना शुरू कर देते हैं तो उसमें क्या चीज़ फ़ायदा करेगी, क्या चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी, वो भी हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। और इतनी ज़्यादा संख्या में पैरालिसिस पेशेंट देखने की वजह से क्या हमें फ़ायदा हुआ कि हम पेशेंट को फर्स्ट मंथ के अंदर ही इंप्रूवमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई मेरे अंदर, हमारे अंदर, साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी को समझना और इसको अपने लाइफ के अंदर उतारना। अगर हम सही तरीके से चलेंगे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारी डॉक्टर की टीम से भी आकर मिल सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।